नमस्कार छात्रों, मैं संगीता धदवड़ आपका स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी विषय का व्याकरण का घटक देखने जा रहे हैं, संज्ञा और उसके भेद। सबसे पहले हम संज्ञा किसे कहते हैं और बाद में उसके भेद जानेंगे। संज्ञा और उसके भेद, यहाँ पर प्रयोग के आधार पर शब्द भेद है। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। इसमें से सबसे पहले हम विकारी शब्द में से जो संज्ञा है तो उसके बारे में यहाँ पर हम जान लेंगे। संज्ञा और उसके भेद, तो यहाँ पर विकारी शब्द, सबसे पहले हम संज्ञा की परिभाषा यहाँ पर देखेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। आप सबको पता है मराठी में जिसे हम नाम कहते हैं, तो यहाँ पर हिंदी में हम उसे संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव या स्थान का जो विशिष्ट नाम होता है या विशेष नाम होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। अब हम उदाहरण के तौर पर देखेंगे। व्यक्ति के नाम जैसे कि राम, मोहन, गणेश, महेश आदि। वस्तु के नाम पानी, फल, पुस्तक, कलम आदि। प्राणियों के नाम मनुष्य, पशु, पक्षी, स्त्री आदि। भाव अच्छाई, बुराई, प्रेम, झूठ आदि। स्थान गांव, शहर, दिल्ली, आगरा आदि। ये सारे संज्ञा के भेद है या उसे हम संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या फिर भाव, स्थान आदि का जो नाम दिया जाता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। अब हम यहाँ पर उसके उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर संज्ञा और उनके भेद जानेंगे। संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। जातिवाचक में 2 प्रकार है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ये भी हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक के बारे में जानेंगे। व्यक्तिवाचक जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती ये विशेष व्यक्ति है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिंदी साहित्य में छायावाद का प्रमुख महाकाव्य कामयानी है। कामयानी ये विशेष वस्तु है। ताजमहल आगरा में स्थित है, ये निश्चित स्थान है। तो यहाँ पर मतलब निश्चित व्यक्ति, स्थान या वस्तु का जो बोध कराते हैं, यहाँ पर उसे व्यक्तिवाचक, यानी किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का निश्चित स्वरूप से हमें यहाँ पर बोध किया जाता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जिसके उदाहरण भी हमने यहाँ पर देखे। अब हम यहाँ पर दूसरा भेद देखेंगे, जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी,
पदार्थ या समूह की जाति का बोध कराते हैं वे शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे लड़का दिल्ली जा रहा है। कौन जा रहा है? लड़का। तो लड़का ये व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ का नाम नहीं है, बल्कि ये नाम है लड़का, ठीक है, बहुत सारे लड़के, मतलब यहाँ जाति का उल्लेख हो जाता है, इसलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर और भी दो उदाहरण हैं। मेरा विद्यालय घर के पास ही है। विद्यालय, वैसे तो विद्यालय का अगर नाम आ जाता, जैसे कि हमारा विद्यालय का नाम है कन्या विद्यालय, कन्या विद्यालय कहते तो वह व्यक्तिवाचक हो जाता, लेकिन यहाँ से विद्यालय है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। हमें रोज़ाना फल खाने चाहिए। फल, अब बहुत सारे फल है, जैसे कि आम का है, चीकू का है, लेकिन यहाँ पर हम फल कहा है, इसलिए यहाँ जाति का ही उल्लेख होता है। यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा के और दो भेद है, जैसे कि द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थों या द्रव्यों का बोध कराते हैं जिससे वस्तुएं बनती है एवं उनका मापतोल किया जा सकता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, पीतल, मिट्टी, लकड़ी, दूध आदि। देखो यहाँ पर सोने से हम गहने बनाते हैं, चांदी से हम गहने बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, पीतल से भी। तो यहाँ पर कि ये जो शब्द है, ये जो वस्तुएं हैं, इससे हम नई वस्तुएं बनाते हैं और उसका नापतोल भी किया जाता है, इसलिए यह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। दूसरा प्रकार है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार, कक्षा, सेना, दल, जनता, भीड़ आदि। तो यहाँ पर देखो छात्रों कि परिवार, तो परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं, मतलब किसी एक सदस्य का नाम अगर हम लेते तो वो व्यक्तिवाचक हो जाता, लेकिन परिवार मतलब बहुत सारे सदस्य। कक्षा, बहुत सारी कक्षाएं, तो यहाँ समूह का बोध होता है, इसलिए यह समूहवाचक संज्ञा है। कुछ समूहवाचक संज्ञा जो है निम्न प्रयोग से सुनिश्चित होती है, उनमें कोई भी बदलाव नहीं होता। जैसे कि पर्वतों की श्रृंखला, तारों का पुंज, सैनिकों स्वयंसेवकों का जत्था, गायकों की मंडली, भेड़ों का झुंड, नक्षत्रों का मंडल, कागज का दस्ता, चोरों का गिरोह, कर्मचारियों या मजदूरों का संघ, प्रतिनिधियों का शिष्टमंडल। इनमें कोई बदलाव नहीं होता, ये सुनिश्चित होते हैं। तो ऐसे भी कुछ समूह होते हैं। अब हम तीसरा भेद देखेंगे, भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, शील, दशा, अवस्था, दोष, धर्म आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो कुछ उदाहरण भी हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि बुढ़ापा, ये अवस्था है। सफलता, ये भी एक भाव है। शांति और प्रेम इत्यादि। अच्छाई, ये भी भाव है। धैर्य, ये भी हम में एक गुण होता है। तो ये सारे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर हमने संज्ञा और संज्ञा के भेद देखे। आपको मैं कुछ उदाहरण यहाँ पर
देने वाली हूँ कि संज्ञा या संज्ञा के भेद किस तरह से पहचानने हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। मेरे ख्याल से शायद आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।